चलिए बढ़ेंगे पहली बड़ी खबर की ओर, जहां पर कांग्रेस से लगातार पलायन जारी है। पहले सिंधिया गए और फिर जितिन प्रसाद कांग्रेस को छोड़कर चले गए और अब सुष्मिता देव पार्टी से निकल गई हैं, टीएमसी चली गई। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वाकई में कांग्रेस की आंतरिक हालत ठीक नहीं है, क्या किसी को कुछ करने के लिए नहीं रह गया है। अब खबर यह मिल रही है कि पायलट और देवड़ा भी पलायन की राह पर हैं। ऐसा होता है तो कांग्रेस के लिए बचेगा ही क्या। अब सबकी निगाहें युवा नेता सचिन पायलट और मिलन देवड़ा पर टिकी हुई है। दोनों नेताओं की नाराजगी को अभी तक पार्टी नेतृत्व दूर नहीं कर सकी। वहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह की बेटी विधायक अदिति सिंह की भी नाराजगी जग जाहिर है। इसके साथ ही तकनीकी कारणों से ही अदिति फिलहाल कांग्रेस में है और हैरत की बात यह रही कि जिन युवा चेहरों पर कांग्रेस को भरोसा रहा है वो उनके परिवारों की गांधी परिवारों से नजदीकियां भी रही हैं, लेकिन उनका भी पार्टी से मोह भंग हो गया है। तो कांग्रेस से लगातार जो है वो पलायन जारी है। पहले सिंधिया, फिर जितिन प्रसाद और अब सुष्मिता देव ने भी टीएमसी ज्वाइन कर ली है, जिसके बाद कांग्रेस में आंतरिक हालात ठीक नहीं है। पायलट और देवरा भी पलायन की राह पर है, ऐसी खबरें मिल रही हैं। दोनों नेताओं की नाराजगी बरकरार है और अभी तक पार्टी नेतृत्व इसे दूर नहीं कर पाई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश अकेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अखिलेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अब जो पार्टी देखी जाए कांग्रेस पार्टी, उसमें लगातार जो पलायन है वो देखा जा रहा है, क्या वाकई में अब कांग्रेस में कुछ करने को नहीं बचा है? अंशुल जी, ये जो है ये कांग्रेस लगता है कि संक्रमण काल से ये गुजर रही है। सबसे बड़ी चीज है कि राहुल गांधी जो उपाध्यक्ष थे पार्टी के, इसके बाद अध्यक्ष बने और अब जब पूर्व अध्यक्ष हो गए हैं तो ऐसी पूरी तीनों काल में जो जो इनका तीनों काल था, उस पूरे तीनों काल में दर्जनों नए लोगों को इन्होंने पार्टी से जोड़ा, राहुल टीम बनाई। इसकी काफी चर्चा हुई देश भर में और लोगों ने देखा और समझा कि राहुल ऊर्जावान युवाओं को जोड़ रहे हैं। इसमें कई तरह की महिलाएं भी शामिल थी, युवा लोग शामिल थे। लेकिन जिस तरह से पिछले साल 2 साल के भीतर राहुल टीम से लोग निकलते जा रहे हैं, ऐसे लगता है कि राहुल कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। अभी अचानक जो है 24 घंटे के भीतर अल्टीमेटम देकर जो है सुष्मिता देव, जो एक बड़े पद पर थी, वो कांग्रेस महिला अध्यक्ष थी, सिलचर से पहले सांसद बनकर आई थी और राहुल गांधी के बड़े गुड बुक में वो थी और अचानक जो है 15 अगस्त को उन्होंने इस्तीफा दिया और टीएमसी में चली गई। अब टीएमसी में जाकर क्या करेंगी नहीं करेंगी अलग विषय है। और इससे पहले कांग्रेस की ही एक प्रवक्ता थी प्रियंका चतुर्वेदी, काफी राहुल जी ने उनको काफी आगे बढ़ाया था, प्रवक्ता बनाया था। वो भी पार्टी छोड़कर शिवसेना में चली गई। हालांकि उनके लिए अच्छा हुआ कि वहां जाकर वो सांसद बन गई। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी देखिए अखिलेश प्रसाद सिंह की, कांग्रेस के बड़े नेता हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, उनकी बेटी है विधायक वहाँ अदिति सिंह, रायबरेली से ही आती हैं। वो भी आपको बता दें कि पिछले 2-3 साल से वो कांग्रेस के साथ हैं नहीं। बेसिकली क्या है कि वो तकनीकी वजह से कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई है। अब अगला चुनाव वो किस पार्टी से लड़ेगी, पार्टी छोड़ेगी या राहुल उसको मना पाएंगे या नहीं मना पाएंगी, देखना होगा। लेकिन एक चीज तो साफ समझ में आती है कि कांग्रेस के भीतर सब चीज ठीक नहीं है और पिछले 2 साल के भीतर जो चीजें घटना घटी है, जैसे सिंधिया चले गए, जितिन प्रसाद अभी 2 महीना पहले वो चले गए। उधर जो है राजस्थान की स्थिति भी बहुत गड़बड़ है। आपने देखा होगा कि सचिन पायलट के साथ जो प्रकरण हुआ था वहाँ के मुख्यमंत्री के साथ, वो प्रकरण आज भी मौजूद है। और सचिन पायलट उधर महाराष्ट्र में जो है मिलिंद देवरा हैं, बड़े कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और उनका भी अब राहुल के जो रणनीति है या कांग्रेस की रणनीति कहिए, उनके साथ फिट नहीं बैठ रहा है। उधर हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा जी हैं। तो ये सारी राजनीति लगता है कि कहीं ना कहीं से कांग्रेस के इंटरनल जो पॉलिटिक्स है, खींचतान है, उससे प्रभावित हो रही है। बिल्कुल अखिलेश जी, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की बात की जाए, लगातार जो है पलायन की जो राह इन नेताओं ने पकड़ ली है, वो क्या थी वो तो आपसे हमने समझ ली है। लेकिन इसमें एक देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस में आंतरिक हालात ठीक नहीं है, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन अब पायलट और देवड़ा भी पलायन की राह पर है, ऐसी भी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो इस बात से क्या अंदेशा लगाया जाए? देखिए, कांग्रेस के भीतर ये कोई आज की घटना नहीं है। कांग्रेस बड़ी पार्टी है और ये बड़ी पार्टी में हमेशा टूट फूट होता है। देखिए,
कांग्रेस से निकलकर ही करीब 12-13 पार्टियां आज देश में चल रही है। तो इस तरह की पार्टियां टूट फूट कांग्रेस में अक्सर होते हैं। अभी कांग्रेस के भीतर ही समझिए कि 23 जो बड़े नेता हैं, बुजुर्ग नेता हैं, वो पार्टी के कई निर्णय के खिलाफ वो चले गए हैं और जिनको ग्रुप 23 के नाम से हम जानते हैं, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा वगैरह, उसमें काफी बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़ी नहीं, पार्टी में रहकर ही संघर्ष कर रहे हैं। अब इंटरनल क्या हालात हैं, इससे पहले भी बता दें कि कांग्रेस के एक बड़े नेता थे नटवर सिंह, उनका लड़का जगत सिंह को राहुल ने जोड़ा था, वो भी बीजेपी में चले गए। इसके अलावा महाराष्ट्र के भी कई नेताओं को राहुल ने जोड़ा था, वो लोग भी बीजेपी में चले गए। सबसे देखने की बात ये है कि इधर क्या हुआ कि जिन प्रदेशों में राहुल गांधी ने कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी, युवाओं को, वो भी छोड़कर प्रदेश से भी चले गए। जैसे बिहार में एक उदाहरण मैं देता हूं कि अशोक चौधरी कांग्रेस के बड़े युवा नेता थे, उनको पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया, वो जदयू में चले गए। एक बड़े कांग्रेस के युवा नेता थे अशोक तंवर, उन्होंने पार्टी भी छोड़ी और अलग अपनी नई पार्टी बना ली। तो ये कांग्रेस के भीतर अभी लगता है कि संक्रमण काल है। अब इसको कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के जो इंटरनल पॉलिटिक्स को देखते हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि सामने चुनाव है, यूपी का चुनाव है, फिर 2 साल के बाद लोकसभा चुनाव है। एक तरफ वो एक रणनीति पर चल रहे हैं कि तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करें और पार्टी के भीतर ही एकजुटता नहीं है। तो ये एक बड़ा गंभीर मसला है और फिर जो है डेमोक्रेसी में जो है, जो विपक्ष की राजनीति है, अगर कांग्रेस की यही हालात होती है तो आने वाले समय में इसका बड़ा खराब प्रभाव देखने को मिलेगा, एक तरह से खतरनाक प्रभाव देखने को मिलेगा। बिल्कुल, चलिए बहुत धन्यवाद अखिलेश जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि कांग्रेस से लगातार पलायन जारी है, कांग्रेस में भी आंतरिक हालात ठीक नहीं है। इसके साथ ही पायलट और देवड़ा भी पलायन की राह पर है। चलिए बढ़ेंगे दूसरी बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। वहीं आज विधानसभा के सत्र से पहले योगी सरकार की कैबिनेट की बैठक है। आज बैठक में अनुपूरक बजट के प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। वहीं आपको बता दें कि मानसून सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार था। विपक्ष के नेताओं ने विधानसभा के बाहर और अंदर अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किया था। वहीं अनुपूरक बजट के माध्यम से सरकार अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर और विकास योजनाओं को तेज करने के लिए विशेष व्यवस्था कर सकती है। तो आपको बता दें कि यूपी विधानसभा का मानसून सत्र जो है वो शुरू हो चुका है। आज दूसरा दिन है विधानसभा का। इसके साथ ही सत्र से पहले योगी सरकार की कैबिनेट की बैठक भी हो चुकी है। बैठक में अनुपूरक बजट के प्रस्ताव पर भी मुहर जो है वो लग चुकी है। इसके साथ ही अनुपूरक बजट के माध्यम से 3 जिलों को साधने की कोशिश जो है वो की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता घनश्याम चौरसिया हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। जी घनश्याम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि विधानसभा का मानसून सत्र जो है वो यूपी में शुरू हो चुका है। आज दूसरा दिन है, पहला दिन काफी हंगामेदार रहा था, आज क्या आसार दिखाई दे रहे हैं? दूसरे दिन भी काफी हंगामेदार है और अभी तत्काल में ही कांग्रेस के जो सदस्य हैं वो लगातार ये हम विधानसभा के सामने है, लगातार ऐसे वो लोग प्रदर्शन करते हुए गए हैं। और अभी पीछे की तस्वीरों में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से वो लोग अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये विधानसभा के गेट के बाहर जो है आप तस्वीरों में देख लीजिए, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से वो लोग अपने ऊपर जो है तख्तियां, हाथ में तख्तियां लिए हैं, अपने ऊपर एक पोस्टर बैनर के साथ जो है लेकर के जो है अपने नारों के साथ, किसानों के नारों के साथ जो है बेरोजगारी, कोविड प्रोटोकॉल, कोविड को लेकर के जो कुछ समस्या आई है उसको लेकर के जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि ये इन्होंने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा है, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा है, वहां पे ये चूंकि किसानों की बात करने वाले हैं, किसानों को मुद्दों को लेकर के ये सरकार को घेरने की कवायद जारी है। उसको लेकर के चूंकि किसान नेता माने जाते हैं चौधरी चरण सिंह, उनके यहाँ पे प्रतिमा पे वो लोग जो है अभिवादन स्वीकार करने के लिए आए, वहाँ पे ये लोग वहाँ उनको प्रणाम कर रहे हैं। और इसके बाद लगातार ये अभी तो कुछ वक्त पहले ही ये लोग लगातार जो है यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए, सरकार विरोधी नारे लगाते हुए, सरकार को वो ये कहते हुए कि सरकार होश में आओ और सरकार
किसानों की मुद्दों को लेकर के जिस तरीके से उनके गड़बड़ हुआ, हर बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिक्र करते हैं, कहते हैं धन्यवाद मोदी जी। क्या धन्यवाद उस मसले में भी बोलेंगे जिस मसले में लोगों की जान चली गई, सिलेंडर के बिना लोगों की जान चली गई, दवाइयों के बिना लोगों की जान चली जाए, किसानों की जान चली गई। तो ऐसे में वो लगातार घेरने की कोशिश कर रही है। तो जाहिर सी बात है, आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन में काफी हंगामेदार होने के आसार है। इससे साफ जाहिर है कि वो विपक्षी पार्टियां एकदम लामबंद है सरकार के खिलाफ। वो अपने उन सारे मुद्दों को लेकर के, जिन मुद्दों को लेकर के योगी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, उन मुद्दों में क्या नाकामियां है, क्या कुछ नहीं हो पाया है, उन सारे मुद्दों को लेकर के जो है वो लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। जी अंशुल। बिल्कुल घनश्याम जी, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए मानसून का जो सत्र यहाँ पर चल रहा है उत्तर प्रदेश में, विपक्ष तो अपनी पूरी तैयारी के साथ में वहां पर जुटा हुआ है। कई मुद्दे हैं विपक्ष के पास जिसमें वो घेर सकता है। सरकार ने किस तरीके से अपने बचाव की यहाँ पर तैयारी कर रखी है, क्या लग रहा है किस तरीके से सत्ता पक्ष जो है वो अपना पक्ष रखेगा? बिल्कुल, इस बारे में अभी हमारी बात हुई है अजय कुमार लल्लू से, जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है। उन्होंने साफ कहा है कि हम इसीलिए सड़क पे प्रदर्शन कर रहे हैं। सदन में योगी आदित्यनाथ जी ने निवेदन किया था, सबसे अनुरोध किया था कि सदन को शांतिपूर्ण चलाने की बात उन्होंने कही थी। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम इसीलिए सड़क पे प्रदर्शन कर रहे हैं। सदन में अगर वो सारी मुद्दों को लेकर के चर्चा करते हैं, जिन मुद्दों को लेकर के वो उन्होंने काम ऐसा किया है जिसको लेकर के पूरे प्रदेश में किरकिरी हुई है, लोगों को जान में गई है, तो हमें कोई शौक नहीं है हंगामा करने का। सरकार बशर्ते उन सारे मुद्दों को लेकर के जो है शांतिपूर्ण चर्चा तो करे, चूंकि चर्चा ये खुद ही सरकार के लोग नहीं करना चाहते हैं, ताकि इनकी जो प्रदेश विरोधी और किसान विरोधी जो ऐसे बहुत सारे ऐसे जो बिल्स हैं उनको पास किया जा सके। अंशुल। बिल्कुल, तो घनश्याम जी, लेकिन जिस तरीके से वहां पर देखा जा रहा है अभी जिस तरीके से विपक्ष जो है वो घेरने की तैयारी में है और सत्ता पक्ष भी कहीं ना कहीं तैयार बैठा हुआ है सभी मुद्दों पर ध्यान देने के लिए। इसके साथ ही हंगामेदार होने के बाद में किस तरीके की और जो चीजें हैं वो हो सकती हैं। चलिए, जैसे कि अभी बताया जा रहा है कि अनुपूरक बजट पर के जो प्रस्ताव है उस पर भी मुहर लग सकती है। कौन से वो मुद्दे हैं जिसको सरकार इसमें पेश किया जाएगा, जो प्रस्तावित होंगे? बिल्कुल, ये मानसून सत्र का जो अनुपूरक बजट है, ये उत्तर प्रदेश योगी सरकार का इस कार्यकाल का अंतिम बजट है और ये लगभग 50 से 55 लाख करोड़ का आकार वाला बजट होगा, अनुमानित जो बजट होगा। और इसके साथ साथ बहुत ऐसे बिल है जो सरकार लाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इसके बाद कोई सदन नहीं चल रहा है, सीधे वो चुनाव में जाएंगे। तो ऐसे में बहुत ऐसी योजनाएं हैं, बहुत ऐसे सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट होंगे जिनको लेकर के वो सदन में बिल्स होंगे जो सदन में पेश करना चाहेगी और उसको लेकर के विपक्ष को घेरना चाहेगी। जैसे जनसंख्या नियंत्रण बिल, एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार किया गया है जिसको लेकर पहले से ही हंगामा चल रहा है, वो आज पेश किया जा सकता है, उस पर चर्चा करने की भी बात की जा सकती है। और वो बिल का ड्राफ्ट जो है 826 लोगों ने, जो देश के 826 लोगों ने उस पर राय दिया था। जैसे उधर जन समर्थन, ऐसे कोई बिल जो जन समुदाय से लेकर के होता है उसे जन समर्थन लिया जाता है और उनसे राय ली जाती है। उसमें 826 लोगों के उन राय के साथ वो ड्राफ्ट तैयार किया गया था। तो कहीं ना कहीं जब वो जनसंख्या बिल पेश होगा तो उसमें विपक्ष कहीं ना कहीं उसको घेरने की कोशिश करेगी, उसमें तुष्टिकरण का आरोप लगाया कि जाहिर सी बात है, क्योंकि इसके पहले जब ये पेश होने के पहले जब इसका मसौदा तैयार किया जा रहा था, तभी से इस सरकार को घेरने की लगातार कोशिश कर रहे थे। तो ये जो अनुपूरक बजट है 50 से 55 लाख करोड़ रुपए का, ये जो बजट है, इसमें उन सारे तबकों को, खासतौर पर कोविड को लेकर के जो इस समय जो स्थिति बनी हुई है, उन सारी चीजों को लेकर के सरकार उसको प्रतिपूर्ति करने की कोशिश करेगी। और वही विपक्ष जो है सरकार को उन सारी नाकामियों को गिनाने की कोशिश कर रही है, जिससे चुनाव में और जैसे और सारे मसलों में उनकी किरकिरी हो, सरकार की किरकिरी हो। जी अंशुल। चलिए घनश्याम जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये थे संवाददाता घनश्याम चौरसिया हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि विधानसभा मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। सत्र के पहले योगी सरकार की कैबिनेट की बैठक में अनुपूरक बजट के प्रस्ताव पर मुहर भी लग चुकी है। इसके साथ ही अनुपूरक बजट के माध्यम से 3 जिलों को साधने की कोशिश की जाएगी। चलिए रुक करेंगे तीसरी बड़ी खबर की ओर, जहां पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया ने कहा कि जातीय जनगणना आज से देश की मांग है। अपना दल की तरफ से पिछले 7 सालों से संसद में निरंतर आवाज उठा रही हैं। जातीय जनगणना पूरे होने से समाज के गरीब, दलित और अन्य पिछड़ी जातियों की वास्तविक संख्या की जानकारी मिलेगी। अपना दल के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल पिछले
चुनाव से बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है और अब वो एनडीए का अंग भी है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग महासंघ की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में अनुप्रिया ने कहा कि डेमोक्रेसी इज अ गेम ऑफ नंबर्स। अपनी संख्या बढ़ाओ। विधानसभा और संसद में बता दें कि पूरे देश में जातीय जनगणना की मांग तेज हो चुकी है। अनुप्रिया के पहले मायावती ने भी ओबीसी वर्ग को अलग से जनगणना की मांग की है। इसके साथ ही आपको बता दें, हमारे साथ संवाददाता शिव सैनी जुड़ गए हैं। जी शिव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जातीय जनगणना की मांग जो है वो लगातार तेज हो गई है। अब इसमें देखा जाए कि मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हुई नई मंत्री की ये जो नई मांग है, इस पर क्या कहना है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि विपक्ष के नेताओं की वो भाषा बोल रही है। देखिए अंशुल जी, जिस तरह से अनुप्रिया पटेल जो कि एनडीए के घटक दल हैं, उनकी जो ये मांग आई जातीय जनगणना और जातीय एक संगठन बनने की, उस मांग को लेकर जो उनके बोल हैं वो विपक्ष जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो पिछड़ा वर्ग को लुभाने की सारी बातें हैं। अगर हम देखें तो उन्होंने एक चीज और बोली है कि जो नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जो 27% आरक्षण जो नीट वगैरह में लागू हुआ है, उसके पीछे हमारा 7 साल का संघर्ष है, अपना दल एस का 7 साल का संघर्ष है। हम अपने पिताजी सोनेलाल जी के जो उनकी विचारधारा है उस पे हम अंतिम सांस तक अटल रहेंगे, हम उसके से अंतिम सांस तक लड़ेंगे। सड़क से लेकर संसद तक पिछड़ा वर्ग आयोग को निर्णय करने की कैपेसिटी के लाइन पे हम लेके आएंगे। हमको वहां पे भी हकदारी चाहिए। ये सारी बातें जो हैं वो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का है, उससे ठीक पहले ये चीजें आना कहीं न कहीं जो विपक्ष जो पिछड़ा दल है, जो पिछड़े वर्ग है, उस पिछड़े वर्ग को लुभाने की पूरी का पूरा प्रयास है अंशुल जी, जिसको लेकर जो यात्रा ये निकाली गई। तो इस यात्रा के दौरान अनुप्रिया पटेल का जो एक सम्मेलन हुआ कैसरबाग में, संवाद हुआ लोगों से, वहां पे उन्होंने ये बात कही अंशुल जी। बिल्कुल, तो यहाँ पर शिवसेना जी एक बात और निकलकर सामने आई है कि जिस तरीके से जातीय जनगणना की मांग जो है वो उठती जा रही है। अनुप्रिया पटेल ने भी जातीय जनगणना की मांग की है, इसके पहले मायावती जो है वो भी जातीय जनगणना की मांग कर चुकी हैं। तो यहाँ पर अनुप्रिया पटेल ने एक बयान और दिया है कि अपनी जो जाति है या अपने समुदाय के जो लोग हैं उन्हें सबसे ज्यादा संसद में लेकर आया जाए, तब जाकर जो चीजें हैं वो भी हो पाएगी। तो इस बारे में क्या कुछ कहना है, इसे किस तरीके से देखा जाए? जी अंशुल जी, जो ये बयान है, ये जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि ये जो ओबीसी वर्ग है, ओबीसी वर्ग उत्तर प्रदेश में लगभग 52 से 54% है, वो डिवाइडेड हो जाता है, वो उसके कई सारे खेमे हो जाते हैं और हर जो पिछड़ा वर्ग का नेता है वो अपने खेमे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करने, सम्मोहित करने के लिए लगातार उनके हक और हकदार की बात करता है। उसी लहजे में अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि सड़क से लेकर संसद तक हम ज्यादा से ज्यादा पिछड़े वर्ग, दलित, इन लोगों के को लेके जाएंगे संसद में और इनकी जो हिस्सेदारी है, जो इनका जो हक है वो मिलना चाहिए, उस संबंध में उन्होंने बात की है। तो ये केवल अगर हम देखें वो जिस चुनाव से पहले की अगर बात करें तो चुनाव से पहले ये सिर्फ लुभाने वाली चीज है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और इस तरह का अनुप्रिया पटेल का जो बयान है वो केंद्रीय राज्य मंत्री बनने के बाद तो बयान आया है और ये जो बयान है पूरी तरह से चुनावी है। विपक्ष भी इस पे हमलावर हो गया, विपक्ष भी लगातार ये कह रहा है कि अभी तक ये कहाँ थे, जो नीट में 27% आरक्षण जो लागू किया गया है वो उसको भी ये पूरा का पूरा श्रेय खुद का ही ले रही है कि वो उसमें से 7 साल हमने संघर्ष किया, तब जाके सरकार ने वो 27% का जो आरक्षण है, जो कोटा है, वो नीट में लागू किया, अन्यथा दिक्कतें थी अंतुल जी। बिल्कुल, तो जैसे कि समझ में और आया है कि ओबीसी वर्ग से जो अनुप्रिया पटेल हैं वो भी सामने आती हैं और उन्होंने भी इस तरीके का बयान यहाँ पर दिया है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से जातीय जनगणना की यहाँ पर बात की जा रही है, मायावती हो, अनुप्रिया पटेल हो या और भी लोग हों जो इसका समर्थन करते हैं, तो इसमें किस तरीके से देखा जाए? अगर जातीय जनगणना की मांग उठी है और अगर वो हो जाती है तो किस तरीके से देखा जाएगा इसे? देखिए तो जातीय जनगणना की जो मांग है वो मायावती ने भी ट्वीट करके उठाया था लगातार और उसमें से आज अनुप्रिया पटेल ने भी मंगलवार को उसमें से आवाज उठाई है। सत्ता पक्ष के
साथ होने के बाद जाति गणना जाति जनगणना की जो बात कर रहे हैं उससे क्या एक किस जाति विशेष के कितने लोग हैं, कितनी उनकी जनसंख्या है, इस आधार पे वास्तविक उनकी संख्या पता चल जाएगी, जिससे कि राजनीतिक दलों का जो ये है, इसके पीछे अगर हम आम जन की बात करें तो उनका ये वास्तविक संख्या जब पता चलेगी तो उनकी किसकी कितनी हिस्सेदारी वाली जो राजनीति है वो और अधिक गर्मा जाएगी और अधिक लोग लुभावने वादे यानी जातियों में बट जाएंगे, जबकि इनका मकसद सिर्फ यही है कि वास्तविक संख्या पता चल जाए तो हम उनके हकदार की बात करेंगे कि कौन से समुदाय कितनी संख्या में है, उनको कितना ज्यादा से ज्यादा ओबलाइज किया जा सकता है जिससे कि वो जगह पा सके। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद शिव सैनी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे अंतिम खबर की ओर, जहां पर मध्य प्रदेश में 3 केंद्रीय मंत्रियों की आशीर्वाद यात्रा चल रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी देवास से आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की थी। आज उनकी यात्रा में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। सीएम आज आशीर्वाद यात्रा के दौरान खरगोन जिले के रावेरखेड़ी भी जाएंगे, जहां पर बाजीराव पेशवा की समाधि स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा भी वो ले सकते हैं। खरगोन में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी सिंधिया की इस आशीर्वाद यात्रा में शिरकत कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि आशीर्वाद यात्रा में सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है वो शामिल हो सकते हैं। सिंधिया की आशीर्वाद यात्रा में सीएम शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि देवास से सिंधिया ने इस यात्रा की शुरुआत की है। आशीर्वाद यात्रा का अगर उद्देश्य के बारे में आपको पता चले तो उसमें बीजेपी जो है वो अपने पक्ष में माहौल बनाने की तैयारी में जुटी हुई है। आगामी चुनाव को देखते हुए इसे तैयारी के तौर पर देखा जा सकता है, जिसमें बीजेपी लोगों के बीच में जाएगी, जनता की बातें सुनेंगी और उसके बाद में जो सरकार की जो योजनाएं हैं, जो सुविधाएं सरकार दे रही है, उसका प्रचार प्रसार भी यहां पर करेगी। आपको बता दें कि बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रियों को ये कमान जो है वो सौंपी है। उसके बाद जो है हम यहां पर देखेंगे कि किस तरीके से बीजेपी जो है वो पक्ष में माहौल बनाने की कवायद कर रही है। विवेक राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी विवेक, आज आशीर्वाद यात्रा में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इसमें शामिल हो रहे हैं, क्या कुछ अधिक अपडेट है? बिल्कुल, हम बात की जाए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खरगोन जिले जाएंगे, वहां पे रेवरखेड़ी गांव जाएंगे। मगर देखने वाली बात यह कि पूरे देश में जिस प्रकार से जो आशीर्वाद यात्रा है वो चल रही है, बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के करीब 3 जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको कहीं ना कहीं जवाबदारी सौंपी गई है। बात की जाए ज्योतिराज सिंधिया की, तो ज्योतिराज सिंधिया ने 16 अगस्त को देवास से ये यात्रा है वो शुरू की थी और करीब उनकी जो यात्रा है 528 किलोमीटर की यात्रा थी, जो करीब 4 जिले होते हुए 4 लोकसभा सीटों से होते हुए आज खरगोन पहुंचेगी। और खरगोन में जो बाजीराव पेशवा की जो समाधि है वहां पे कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें ज्योतिराज सिंधिया जो आशीर्वाद यात्रा का संचालन कर रहे हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे और जो आशीर्वाद यात्रा का जो समापन है ज्योतिराज सिंधिया की वो कहीं ना कहीं आज समाप्त हो जाएगी। क्योंकि बात की जाए पूरी यात्रा की तो करीब 16 अगस्त से ये जो आशीर्वाद यात्रा है वो चालू हुई थी और ये पूरी यात्रा है जो 24 अगस्त तक चलेगी। बात की जाए इसके बाद की यात्रा की तो बीरेन खटीक इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। मगर देखने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से जन आशीर्वाद यात्रा में ज्योतिराज सिंधिया लगातार लोगों के बीच में जा रहे थे, लोगों से चर्चा कर रहे थे और साथ ही केंद्र सरकार की जो तमाम योजना है उसके बारे में लोगों को बताते हुए नजर आ रहे थे। मगर बात की जाए बीरेन खटीक की, तो बीरेन खटीक की जो यात्रा है वो कहीं ना कहीं अब शुरू होती नजर आएगी। 19 अगस्त को उनकी जो यात्रा है वो ग्वालियर से शुरू होगी। तो देखने वाली बात यह है कि अब जो आज की जो जन आशीर्वाद यात्रा है उसके समापन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे और ज्योतिराज सिंधिया भी मौजूद रहेंगे इस यात्रा में। जी बिल्कुल विवेक, तो जिस तरीके से सिंधिया की जो आशीर्वाद यात्रा है इसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होने वाले हैं, इसमें यह भी बताया जा रहा है कि यात्रा के दौरान खरगोन जिले के रावरखेड़ी भी वो जाएंगे। किस तरीके से लोगों से वो बात कर सकते हैं, क्या रोड मैप रहेगा उनका? बिल्कुल, बात की जाए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो जिस प्रकार से जो आशीर्वाद यात्रा शुरू हुई है पूरे मध्य प्रदेश में, क्योंकि इसके पहले की यात्रा की बात की जाए SSBS बघेल के द्वारा जिस प्रकार से यात्रा निकाली गई थी, तो यात्रा में सबसे पहले दतिया में जब यात्रा की शुरुआत की गई तो उस समय जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा वो मौजूद थे। उसके बाद धीरे धीरे जो यात्रा है वो कहीं ना कहीं बढ़ते गई। और बात की जाए आखिरी पड़ाव की, तो उसके बाद बघेल के आखिरी पड़ाव में
प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा कार्यक्रम में मौजूद थे। उसके बाद जो 16 अगस्त से जो यात्रा शुरू हुई थी, जिसमें ज्योतिराज सिंधिया की ये पूरी यात्रा थी, तो उसके दौरान बीच में कल शाजापुर रुके थे। तो शाजापुर की बात की जाए तो शाजापुर में जो मध्य प्रदेश की स्कूल शिक्षा मंत्री है इंदर सिंह परमार, वो मौजूद थे और साथ ही लगातार ज्योतिराज सिंधिया के साथ तुलसी सलावट कार्यक्रम में मौजूद रहे। मगर बात की जाए आज के समापन की, तो जिस प्रकार आशीर्वाद यात्रा का ज्योतिराज सिंधिया का जो पड़ाव है, आज वो कहीं ना कहीं उनकी जो यात्रा है वो थम जाएगी, जिसके कारण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज वहां खरगोन पहुंचेंगे और खरगोन में लोगों से तो मुलाकात करेंगे, किसानों से मुलाकात करेंगे, मगर खास तौर पर ज्योतिराज सिंधिया की जो आशीर्वाद यात्रा है उनसे चर्चा करेंगे और साथ ही प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में जनता के बीच में जाके उनका बखान करेंगे और साथ ही जो परेशानी है, समस्या है जो लोगों की, वो भी कहीं ना कहीं सुनते नजर आएंगे। क्योंकि पूरी यात्रा की बात की जाए तो यात्रा के दौरान जिस प्रकार से ज्योतिराज सिंधिया युवाओं के बीच में गए, युवाओं से चर्चा किए और कहीं ना कहीं किसानों के मुद्दे को लेकर किसानों से चर्चा की। क्योंकि बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में लगातार बारिश हो रही थी, जिसके कारण बाढ़ की स्थिति बन गई थी। मगर फसलों की बात की जाए तो कई ऐसे किसान हैं जिनकी फसल भी कहीं ना कहीं नष्ट हो गई है, जिसके कारण किसान परेशान हैं। उसको लेके भी ज्योतिराज सिंधिया ने कल शाजापुर में किसानों से चर्चा की है। मगर बात की जाए आज की, तो आज जो खरगोन में जो यात्रा पहुंच गई है, वहां पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे। फिर इसके बाद की यात्रा की बात की जाए तो 19 अगस्त को एक बार फिर जो यात्रा है वीरेंद्र खटीक के द्वारा वो शुरू करी जाएगी और 24 अगस्त को पूरी जो यात्रा है वो खत्म हो जाएगी। जी चलिए विवेक, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आपको बता दें कि आशीर्वाद यात्रा में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। 3 मंत्री मध्य प्रदेश में आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया की यात्रा का दूसरा दिन है। चलिए फिर बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।